हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 22 फरवरी को आप सभी का हिंदी का पेपर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर आप सभी को बताएंगे, जिसमें से पूरा का पूरा यानी 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सभी के 22 फरवरी के हिंदी के बोर्ड के पेपर के दिन ठीक है पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही वायरल पेपर हिंदी का बताएंगे और पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे कैसे आप सभी को हिंदी के पेपर के दिन कैसे आपको कॉपी में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम आप सभी को यहाँ पे लिख करके आंसर बताएंगे। और अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो हिंदी का, तो आप सभी का इस बार हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और आप सभी को चाहे जो हो जाए आपको इस बार हिंदी में 70 में 70 नंबर लेकर ही आना है, जो कि आप सभी लोग अगर इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका हिंदी में 70 में 70 आना बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और आप सभी को यानी यहाँ पे जो हम पेपर बताएंगे, ये जो संकेतांक है ये बिल्कुल वायरल संकेतांक है। ठीक है, इस संकेतांक का पेपर आप सभी का हर साल यानी लगभग आधे से अधिक जिले में यही संकेतांक के पेपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 824 EJ जो बहुत ही वायरल संकेतांक का पेपर है, और आप लोग इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल यही संकेतांक का पेपर, इसी कोड के पेपर आप सभी के भी 22 फरवरी को हिंदी का आने वाला है। ठीक है, आप सभी को यानी कि पूरे के पूरे इस बार सभी सब्जेक्ट में 70 में 70 की तैयारी करके आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर बिल्कुल टॉपर बनना है। ठीक है, टॉप करना है आप सभी को। देखिए, अगर आपका ये पेपर 22 फरवरी के दिन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सभी को इसी वायरल पेपर की वीडियो खोल करके ठीक है कमेंट बॉक्स में आपको थैंक यू जरूर कह देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आपको यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और ये 2024 हिंदी का पेपर है। ठीक है, इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी अभी से करके जाते हो, ठीक है कर लेते हो, तो आप लोग इस पेपर को सिर्फ आप लोग 2 घंटे 50 मिनट में ही करके बिल्कुल बैठ जाओगे। ठीक है, और आप सभी लोग मात्र इस पेपर को तैयार कर लीजिए। 22 फरवरी के दिन आप लोग हिंदी के पेपर में बिल्कुल आग लगा कर आओगे, धुआं धुआं करके आओगे, पूरे के पूरे आंसर छाप कर आओगे। ये जो पूरे यानी कि इसमें आपको 70 नंबर का ये आपका रहेगा, और अगर पेपर को तैयार करके वायरल पेपर को जाते हो तो पूरे 70 में 70 छाप कराओगे। निर्देश है सबसे पहले कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ है और खंड ब है। ठीक है, खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का है। आप सभी को इसका आंसर OMR सीट पे देना है और नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से देना है। ठीक है, यानी डार्ट पेन से देना है। और यहाँ पे क्या है, आप सभी को सबसे पहले खंड अ है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यानी जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं वो किस युग के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन ये है, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के। तो देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ठीक है वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो यहाँ पे देखिए गुनाहों का देवता जो है वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, ठीक है, या संस्मरण है या कहानी है। ठीक है, यानी ये क्या है गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता जो है वो उपन्यास है, और ये जो है ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती का रचना है। इसको भी तैयार कर लो आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरा, हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला जिनका पूरा नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है कलम का सिपाही की विधा है, यानी कलम का सिपाही जो है वो किस विधा की रचना है। देखिए ये जो विधा वाली क्वेश्चन होता है ना, ये सबसे ज्यादा गलत जो है स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को करके आते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही होता है।
इसलिए हम कहते हैं कि आपको, ठीक है, जब भी आप लोग कोई भी रचना को याद कीजिए तो आप लोग उसके लेखक का नाम, ठीक है, और वो किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या क्या है, इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोग रचना के साथ विधा भी याद करते हो तो आपका कभी भी आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, और ये अमृत राय का है। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए कि ये अमृत राय का, ये भी आता है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन 5वां, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, और यहाँ पे कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। ठीक है, तो वो मोहन राकेश है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग देखिए इस वीडियो को कम से कम आप लोग 1000 लाइक इस वीडियो पे जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बना है। ठीक है, और पूरे के पूरे उत्तर के साथ हम आपको बताएंगे, और सभी चीजें हम आपको ऐसा बताएंगे जिससे 100% आपको पूरा समझ में आ जाए। कोई भी बातें हम आपको यहाँ पे रटी रटाई नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए लाइक कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि 1000 लाइक आना चाहिए। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आ गया तो हम आपको क्लास 10th के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ऐसा पेपर वायरल बताएंगे जिसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग 1000 लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, कवि है, उपन्यासकार है, आलोचक है या नाटककार है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आलोचक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, आकाशदीप के लेखक हैं, कौन है आकाशदीप के लेखक। ठीक है, आकाशदीप के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के, रीति सिद्ध या रीति मुक्त या प्रयोगवादी। ठीक है, तो केशव दास जो है वो किस, यानी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, और हम आपको बता दें हम क्लास 10th के हिंदी के ये फर्स्ट पेपर नहीं बता रहे आपको। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 6-7 आपको सेट हमने करा चुका है, और टोटल हम आपको सिर्फ 10 सेट कराएंगे। ठीक है, और उसी 10 सेट को अगर पूरे 10 सेट को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इससे पहले जितने भी हम हिंदी के पेपर बता चुके, आपको सबसे पहले उस वीडियो को भी देख लेना है। ठीक है, उसमें भी हमने बहुत ही वायरल क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन 10 है, रामचंद्रिका रचना है। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास की है, ऑप्शन ए राइट है। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में आपको 2 रस पढ़ना, हास्य रस और करुण रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का शोक होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब हम आपको बता दें जहां पर ये मनो मानो जनो जानो, ठीक है, ज्यो त्यों, यानी इस तरीके से वाचक शब्द आपको उदाहरण में कहीं भी नजर आए तो आप लोग बिना सोचे समझे उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक मार कर आ जाइएगा, 100% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, रोला छंद्र में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद्र में कुल 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रखा है, शब्द अधिग्रहण दिया है, इसके लगने वाला आगे लगने वाला शब्द अधि है, यही क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन बी राइट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 15, त्वया पद युष्मत शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, ऑप्शन सी राइट है। तिरंगा में कौन सा समास है, देखिए समास पूछ रखा और यहाँ पे तिरंगा दिया हुआ है। तिरंगा मतलब यहाँ पे 3 है। ठीक है, यानी 3, यहाँ पे 3 का बोध हो रहा है, यानी ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक समास में, यानी संख्यावाचक जो समास होता है वो कौन सा समास होता है, वो द्विगु समास होता है। ठीक है, जिसमें भी आपको संख्या नजर आए, जैसे त्रिफला यानी 3 फल, ठीक है, और शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, इस तरीके से चौराहा यानी 4 राहों का समूह, जहां पे आपको संख्या का बोध होता हो वहां पे आपको द्विगु समास पे टिक मार के आ जाना है। नेक्स्ट है, विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक इसमें से कौन सा वाक्य है, सागर में लहरें उठ रही हैं, ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है,
खीर का तत्सम रूप है, खीर जो है इसका तत्सम रूप जो होता है वो क्षीर होता है, ऑप्शन बी राइट। वाच्य का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा वाच्य का भेद नहीं है, वो क्रियावाच्य, ठीक है, बाकी ये सब वाच्य के भेद हैं। नेक्स्ट है वे मुंबई जा चुके हैं, रेखांकित पद का परिचय है, ठीक है, तो ये है कि अन्य पुरुषवाचक, ठीक है, सर्वनाम अन्य यानी कोई और जा चुका है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो इस तरीके से ये 20 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम आप सभी को बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद देखिए खंड ब आ गया वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पे आधारित आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसी का आंसर आपको देना है। यहाँ पे दिया है गद्यांश, अस्यारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, ठीक है, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, ठीक है, इस तरीके से मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवा या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से सबसे पहले संदर्भ पूछ रखा है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ममता आया हुआ है, झोपड़ी आई हुई है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे झोपड़ी आया हुआ है, तो आपको इसको पहचान लेना है कि ये ममता पाठ से है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आपको यही संदर्भ में लिखना है। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21, गद्य में आपको अस्यारोही पास डैश डैश जाती हूँ, ठीक है, यानी इस तरीके से आपको ये और आपको पीछे के 2 वर्ड डैश डैश करके लिख देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में संदर्भ है। संदर्भ आप सभी को कैसे लिखना है, तो देखिए संदर्भ सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना है, जिसके नीचे ये अंडरलाइन है। तो क्या हो जाएगा, यानी वही चीजें लिखना होता है, सिर्फ थोड़ी सी अपने शब्दों में आपको बनाकर लिखना होता है। दूसरा में है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ममता कहती है कि जाते समय सुना था कि वो अपने आदमियों को घर बनाने की आज्ञा दे चुका है। मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसके गिरा देने से डरी थी, शायद, ठीक है, भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं स्वर्गलोक, इसके आगे क्या है, स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल बनवाओ। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, देखिए, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, यानी ये पूरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको एक वर्ड इसमें से जैसे भयभीत, भयभीत या आजीवन, ये सब चीजें आपको खोजना है, कॉमन वर्ड जहां पर ये मिलेंगे उसी जगह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको यही लिखना है, झोपड़ी खोद जाने के डर से ममता आजीवन भयभीत थी, ठीक है, या जैसे लिखा है उसी तरीके से लिख दीजिए, आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल 6 नंबर मिलेंगे आप लोग अगर पूरे का आंसर जैसे हमने बताया वैसे लिखते हो तब। अथवा है यहाँ पे, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, ठीक है। जहां पर ये देश और नैतिक, आध्यात्मिक ये सब चीजें आ जाए, आपको यहाँ पे पहचान लेना है कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ये किससे लिया गया है, भारतीय संस्कृति, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया हुआ है, आप लोग जितने भी वायरल पेपर हम इससे पहले बता चुके हैं उस पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन में है कि दिए गए पद्यांश पे आधारित आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, 6 नंबर का है, यहाँ पे दिया हुआ है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल छप चुका है 22 फरवरी के पेपर के लिए। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है
प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागढ़ अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें आप सभी को किस तरीके से लिखना है। देखिए, सबसे पहले संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 पद है तो अतुलनीय जिसके रण गर्जन। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के जो कवि है वो रामनरेश त्रिपाठी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। ठीक है, इस तरीके से आपको बस इतना ही लिखना है, बस इतना जितना हमने यहाँ पे बताया है। इसके बाद देखिए, उपयुक्त पंक्ति में रस है। अब देखिए यहाँ पे यानी इस तरीके से गर्जन, घोष, विजय इस तरीके से आ गया तो आपको समझ लेना है कि इसमें उत्साह की बात कही गई है, युद्ध की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त पंक्ति में वीर रस है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं यानी अथवा है, और यहां से लेकर के आपका जदु तात तक दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हमने कई बार बताया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है। तो ये सूरदास का है, पद से लिया गया, आपको ऐसे ही पूरा लिख लेना है इसको। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा आपके पेपर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम विमल सलिल तड़ाग्याः गंगायाः कूले स्थिता। ठीक है, अस्याः घटनाम वल्याकृति पंकिते धवलयाम चंद्रिकायाम बहु राजते अगणिता पर्यटकाः सुदूरभ्यः देशभ्यः नृत्यम अत्र आयन्ति। अस्याः घटनाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और ये सबसे पहले कि यहाँ पे वाराणसी दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये वाराणसी पाठ से है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या संस्कृत गद्य। ठीक है, और यहाँ पे वाराणसी सुविख्याता डैश डैश बहु प्रशंसति। ठीक है, संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी यानी वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी नगरी है। ठीक है, और यहाँ पे यानी इयम विमल सलिल तड़ाग्याः गंगायाः कूले स्थिता, यानी ये जो है ये स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की जो घुमावदार आकार वाली कतारें हैं वो उज्ज्वल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और ये कहाँ है गंगा, यानी कि ये वाराणसी के गंगा जी का बात कहा गया है। ठीक है, और कितने लोग वाराणसी से आप लोग कमेंट करके बताइए, और कितने लोग बनारस यानी वाराणसी आए हुए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, मानव जीवनस्य। ठीक है, संस्करणम संस्कृति यानी अस्माकः पूर्वजा मानव जीवनस्य, यानी इस तरीके से दिया हुआ है। और ये जो है ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है, यानी संदर्भ सहित 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का दिया। अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडिता। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अथवा है मानम हित्वा पिरो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थमान भवति लोभम हित्वा सुखी भवे। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम बता देते हैं, जो भी नंबर है यहाँ पे 24 नंबर है तो लिख दीजिए अब्दो दुर्गामी पंडित। ठीक है, ऐसे लिख देना है। श्लोक या यहाँ पे पद और संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड में के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बिना पैरों का है किंतु दूर तक
जो है जाता है, साक्षर है यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है। ठीक है, इसका आंसर पत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और इसके बाद ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जो है ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है लिया गया है जीवन सूत्राणी से। ये भी हम कई बार हमने बताया हुआ, आप लोग वायरल पेपर जो है उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। देखिए, आपको 10 सेट पेपर जो है, हम 10 सेट पेपर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 10 सेट पेपर ऑल सब्जेक्ट का आ रहा है हमारे चैनल पे डेली। आप लोग सभी को जाकर के देखिए, चैनल पे विजिट करके डेली क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बना दिया, वहां से भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए 25 क्वेश्चन में जो है अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर आप सभी को लिखना है। 3 नंबर का है। ठीक है, और ये क्या है? जिला वाइज होता है, ये खंड काव्य है, आपको जिले के हिसाब से किसी एक का याद करके जाना है। आप सभी लोग अपने टीचर से संपर्क कर सकते हो कि आपको कौन सा पढ़ना है, या आप लोग क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, यहाँ पे अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से कई दिया है। आपको किसी एक के बारे में ही तैयार कर लेना है जो आपको पढ़ना है जिले के हिसाब से। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को भी लिखना है। ये 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है जयप्रकाश भारती। तो ये दोनों हमने पहले से भी बता चुका है और इसको भी हमने बता चुका है। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो और इस वीडियो में भी हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले आपको लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, ठीक है, और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है? सबसे पहले अगर आप लोग पूरे के पूरे 5 नंबर जीवन परिचय पर लाना चाहते हो, टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आप लोग एक टॉपर की तरह लिखना चाहते हो तो आपको बॉक्स बनाकर लिखना है। ठीक है, इसमें आपको संक्षिप्त परिचय में नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, 89 भी लिख सकते हो और 90 भी लिख सकते हो। ठीक है, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं काम यानी लहर, मृत्यु 1937। अब इसी पॉइंट से आपको ये पूरा जीवन परिचय बनाना है। जीवन परिचय लिखने के बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए। सभी को इनकी रचनाएं भी लिखना है क्योंकि 2 नंबर इस पे मिल रहा है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं महाकाव्य, कामयानी, नाटक अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, इस तरीके से है। और उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ऐसे पूरा लिखना है तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय, ठीक है, लिखना है और उनकी रचनाएं लिखना है। यहाँ पे सूरदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, ये दोनों को हमने बता चुका है। यहाँ पे हम आपको सूरदास का बता देते हैं। उत्तर संख्या 26 का ख आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आपको बताएंगे सूरदास का जीवन परिचय, तो आपको यहाँ पे सूरदास लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको जीवन परिचय ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लेना है यानी ब्लैक पेन से, और इस बॉक्स में आप सभी को कुछ पॉइंट याद कर लेने, कुछ ट्रिक याद कर लेने, जिससे आप लोग पूरे जीवन परिचय को लिख लोगे। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे संक्षिप्त परिचय और यहाँ पे नाम। ठीक है, नाम में तो आपको जिसका जीवन परिचय लिखना है वही लिखना होता है, सूरदास। और जन्म यानी जन्म अगर आप लोग ईस्वी में लिख रहे हो तो आपको मृत्यु भी ईस्वी में लिखना है। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो जन्म याद कर लेना। स्थान कहाँ पे हुआ था, तो ये रुनकता जो है रुनकता स्थान पे हुआ था। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम इनके जो था वो रामदास सारस्वत था। ठीक है, और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। रचनाएं सूरसागर और यहाँ पे सूर सरावली था। ठीक है, मृत्यु जो था यानी इनका 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट क्या क्या याद कर लेने, जन्म पहला, ठीक है, दूसरा में स्थान हो गया, और इसके बाद आप लोग पिता का नाम याद कर लीजिए, रचनाएं और मृत्यु। सिर्फ ये 5 पॉइंट अगर याद कर लिए
तो आप लोग किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय को बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखना है, सिर्फ इन्हीं पॉइंटों से ही हम पूरे जीवन परिचय आपको लिखकर बताएंगे। जीवन परिचय लिखना है, अब स्टार्ट कैसे करना है देखिए। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। यानी जो भी मेन पॉइंट है, जैसे जन्म इनका कब हुआ था, तो उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। स्थान जो है उसको रुनकता ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, और जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, तथा माता जो इनकी थी वो जमुना दास था, यानी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे, ठीक है, विद्वानों में मतभेद है। यानी ये जन्मांध थे या नहीं थे, इसके बारे में लोगों को पता नहीं। अलग अलग जो विद्वान है वो अपना अलग अलग मत देते हैं। और देखिए, अगर आप सभी लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी मेन पॉइंट है उसको अगर आप लोग बिल्कुल सही लिखे हो तो वहां पे आप लोग हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो, जिससे आप सभी के जो जीवन परिचय आप लोग लिखे हो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से टॉपर स्टूडेंट ऐसे हाइलाइटर का यूज करके लिखते हैं। तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तब, अगर नहीं चाहते तो कोई भी जरूरत नहीं, आप लोग मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। बचपन से ही विरक्त होकर ये गरु घाट पे रहने लगे थे। ठीक है, सूरदास जी, और इन्होंने वल्लभाचार्य को एक स्वरचित यानी स्वरचित, ठीक है, यानी इनके द्वारा खुद लिखा गया, ठीक है, एक पद गाकर किसको सुनाया, वल्लभाचार्य जी को सुनाया। ठीक है, जिस पर वल्लभाचार्य जो कि इनके गुरु थे, ठीक है, वो प्रसन्न हो गए और होकर के उन्होंने इन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दे दिया। किसको दे दिया, सूरदास जी को। कौन, वल्लभाचार्य। कौन थे वो, सूरदास जी के गुरु थे। ठीक है, सुझाव दिया, तभी से ये वल्लभाचार्य के, इसके बाद नेक्स्ट आपको, ठीक है, यानी अगर उधर पेज भर गया तो आपको इसके बाद नेक्स्ट पेज से ऐसे स्टार्ट करना है। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के क्या बन गए, शिष्य बन गए, और वल्लभाचार्य इनके गुरु बन गए। वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने जो श्रीनाथ जी के मंदिर में, ठीक है, इनको कीर्तन करने का भार सौंप दिया गया। यानी जब ये अपने द्वारा रचित एक पद गाकर सुनाया तो वल्लभाचार्य जी बहुत खुश हो गए, जिससे इनको, ठीक है, गोवर्धन पर्वत पर बने एक श्रीनाथ की जी की मंदिर थी जहां पे इनको कीर्तन करने के लिए, पद गाने के लिए, ठीक है, रख दिया गया, इनको भार सौंप दिया गया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। यानी इनका मृत्यु जो हुआ था वो गोवर्धन के पास एक पारसौली स्थान है, गांव है, उसी जगह हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है, और रचनाएं में आपको लिख देना है इनके 2-3 रचनाएं जो प्रमुख रूप से सूरसागर, ठीक है, कांवा, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये 3 तरह की रचनाओं को आपको लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवति, ये वाला श्लोक लिख देना है। ठीक है, इसके बाद 28 क्वेश्चन है, विद्यालय में अन्य विद्यालयों के छात्रों के साथ मैत्री मैच खेलने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे, अथवा है भ्रष्टाचार निवारण हेतु उपाय सुझाते हुए एक समाचार पत्र के संपादक के नाम एवं एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, ये हमने कई बार बता चुका है, आप लोग हमारे चैनल पे, ठीक है, जो हम इससे पहले 6 से 7 सेट बता चुके हैं ना वायरल पेपर हिंदी का, उसमें आप लोग क्लिक करके देखिएगा, हमने ये जो है इसको कई बार बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग जाकर के वहां से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 29, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, संस्कृत में देना है। ये आपको यानी कि 1-1 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन करना है, 2 नंबर का है। ठीक है, पहला है यहाँ पे वाराणसी कस्य भाषाया केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, वीर केन पूज्यते, वीर क्या है, वीरेण पूज्यते। ठीक है, पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एव
अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ठीक है, ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए। बहुत वायरल है, समझिए आप लोग, बहुत वायरल। बिल्कुल सीरियसली आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे आप लोग 22 फरवरी के बाद। क्योंकि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, जितना पेपर बता रहे, वो 100% बिल्कुल रियल पेपर बता रहे। और ये रियल पेपर और वायरल क्वेश्चन सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही बताए जाएंगे। बाकी आप सभी को कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे जो 100% आपके पेपर में बिल्कुल छपे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे सब्जेक्ट की पेपर की तैयारी हमारे चैनल से कर लो अगर टॉपर बनना है तब। इसके बाद नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, मेरे प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, सदाचार। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम आप सभी को पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध जो है बता देते हैं किस तरीके से आप सभी को लिखना है। ठीक है, ऊपरी सिरे पर कॉपी पे निबंध लेखन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है नंबर वो आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमने 29 नंबर लिखा है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या है समाधान। ठीक है, जो भी आपको यानी बोला है लिखने के लिए वो आपको हेडिंग यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए सबसे पहला हेडिंग है रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, यानी आप लोग ये जो प्रदूषण पे निबंध लिख रहे हो या जो भी आप लोग निबंध लिख रहे हो उसके अंतर्गत आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे। ठीक है, वही हेडिंग को आप सभी को रूपरेखा में लिखना है। सबसे पहला हेडिंग हम प्रस्तावना यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा है प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या होता है, सबसे लास्ट उपसंहार। ठीक है, यानी निष्कर्ष। सबसे पहला प्रस्तावना और लास्ट उपसंहार, ये हेडिंग सभी निबंध लेखन में होते हैं। अब देखिए यानी जो भी हमने रूपरेखा में हेडिंग लिखा है उसको बारी बारी से यहाँ पे हेडिंग डालकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में लिख देंगे। ठीक है, और आप सभी को यानी कि पर हेडिंग, और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसके लिए भी हम आप सभी को कुछ तरीका बता देते हैं जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी भी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगेगी और आपको भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यानी दो वर्डों के बीच में एक एक पेन का ऐसे गैप देकर अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग देखिए अच्छी लगेगी देखने में। ठीक है, और आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना सबसे पहला इसमें है, तो प्रस्तावना, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या आज पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, सबसे अधिक जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो जनसंख्या से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी जितना जन्म दर हो रहा है उतनी ही प्रदूषण लोग फैला रहे हैं। तो इस तरीके से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ है स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी जो प्रदूषण का मेन बिल्कुल अर्थ है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आप लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो एग्जाम में तो आप लोग यूज भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपके जो निबंध है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। यानी टॉपर स्टूडेंट इस तरीके से हाइलाइटर का यूज करके लिखते हैं, तो आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग आप सभी, प्रदूषण के प्रकार क्या है। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से रूप है यानी प्रदूषण के कितने प्रकार है, अब आप सभी को वो चीजें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यानी पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। अब जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं आपको पर हेडिंग डाल करके उसके बारे में थोड़े थोड़े लिख देना। और ये जो चीजें हम आपको बता रहे वो बिल्कुल व्यवहारिक चीजें बता रहे, बिल्कुल सामान्य चीजें बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग जितना ही अपने शब्दों में बनाकर निबंध लिखोगे एग्जामिनर उतना ही ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, और ये जो भी चीजें हैं वो आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली इन सब चीजों को देख रहे हो। ठीक है, वही चीजें आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए क्या है, वायु प्रदूषण सबसे पहला। ठीक है, यानी आप सभी को यहाँ पे हम 5 ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले कि आप सभी को, ठीक है, ये जान जाना है वायु प्रदूषण, और उसके बाद हम लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आप सभी को ट्रिक से याद करना है इसको। वायु प्रदूषण में क्या है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। जैसे जो वायु है ना उसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, कई गैसें अपने विशेष अनुपात में पाई जाती हैं। जैसे जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन यानी O2 वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 के क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और मानव अपनी आवश्यकता के कारण जो वायु है उसको प्रदूषित कर रहा है।
वायु किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, मोटर कार से निकलने वाले धुएं, इन सब चीजों से, ठीक है, और त्योहारों में, फेस्टिवल में बम पड़ाके, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, विषैली गैस से, इन सब चीजों से वायु प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। गांव-गांव में जो टैंकरें आते हैं ना, उसके पीछे लिखे होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, जल ही जीवन है। सच बात है, जल के बिना, ठीक है, हमारा जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए जल ही जीवन कहा जाता है। जल में कुछ तत्व होते हैं, जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस से, ठीक है, आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले, यानी जो धातु मल होते हैं, ठीक है, यानी बेकार जो फालतू पानी होती है, उसको नदी नालों में बहाने से जल प्रदूषित हो जा रहा है। गाय भैंस नहाती है, उससे भी जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, नदी नालों में इस तरीके से, यानी शवों को बहा देते थे, प्लास्टिक फेंक देते थे, कूड़े करकट फेंक देते थे, जिससे जल प्रदूषित हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, और देखिए जैसा हम आप सभी को निबंध लेखन बता रहे हैं, वैसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा निबंध लेखन आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और हमने भी इसी तरीके से लिखा था, जिससे हमको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले थे, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सरल है और बहुत सबसे बेस्ट तरीका, शानदार तरीका यही है निबंध लेखन का। तो ध्वनि प्रदूषण नेक्स्ट है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे मोटर कार, ठीक है, और ट्रेन तथा कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकर आदि से जो ध्वनि प्रदूषण है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ट्रेन और मोटर कार, इन सब का हॉर्न आपको कभी कभी हमारे वीडियो में भी आपको, ठीक है, सुनाई पड़ता होगा। तो ये सब क्या है, ये आपको, यानी ध्वनि प्रदूषण इन्हीं सब चीजों से हो रहा है, ठीक है। कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, अब तो लाउड स्पीकर जो है कई जगहों पर बैन हो चुका है, पहले तो बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर का यूज होता था। इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक प्रदूषण। आज और रासायनिक प्रदूषण जो है ये कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। आज की जो आधुनिक खेती है वो रासायनिक प्रदूषण, उससे रासायनिक प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों और कीटनाशकों का यूज, ठीक है, उपयोग, यानी अत्यधिक जनसंख्या जब बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उनको रोटी कपड़ा मकान की भी यानी जरूरत पड़ रहा है, तो उनको अधिक से अधिक यानी फसलों का उपजाना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए खानों के व्यवस्था के लिए, यानी उनको फसलें, जो किसान है वो उनको अधिक से अधिक खेती करना पड़ेगा। तो इसके लिए किसान जो है, जिनके पास बहुत ही कम खेती है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हम अपने खेतों से कितना जो है फसल उगा लें, ठीक है। तो वो अपनी खेतों में अच्छी अच्छी दवाइयों, कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उन्नत किस्म के बीजों का यूज कर रहे हैं, खाद, यूरिया, ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कुछ टॉनिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे अगर कोई भी यानी कोई भी फसल आज इतना बड़ा है, ठीक है, एक अंगुली इतना बड़ा है, तो कल उसको इंजेक्शन लगाकर एक हाथ का कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे लौका हो गया, लौकी होकी, ठीक है। इस तरीके से यानी अधिक से अधिक इन सब चीजों का, रासायनिक चीजों, दवाइयों का यूज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रासायनिक प्रदूषण हो रहा है, यानी मिट्टियां खराब हो जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। दूसरा कारण जो है वो विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय, यानी प्रदूषण को हम सभी लोग मिलकर किस तरीके से इसको रोकेंगे, ठीक है, किस तरीके से इस पे रोकथाम लगाया जाएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम, ठीक है, सबसे पहले की बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना होगा, यानी इस तरीके से, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है, यानी हम दो हमारे दो को अपनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी पर परिवार में 2 बच्चे ही सिर्फ होने चाहिए। ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, वो पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा को कम करते हैं, और जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं, ठीक है, और वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ करते हैं। अगर आप
आप सभी लोग अपने एक जन्मदिन पर अगर एक पौधे को लगा देते हो तो आपको वो पूरे लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है तब तक वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा, ध्वनि प्रदूषण से बचाएगा, ठीक है। और आप सभी की अगर आप लोग नीम वगैरह का लगा दिए तो वो आपके लिए औषधि का भी काम करेगा। तो आप में से कितने स्टूडेंट अपने, ठीक है, अपने जन्मदिन पे एक भी पेड़ लगाएं तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर जितने स्टूडेंट नहीं लगाएं वो एक पेड़ अगर उनके पास जगह है तो वो जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, यानी जल में जो कचरे और मृत शव बह रहे थे उनको न बहाने से, ठीक है, प्रदूषण की समस्या रोकी जा सकती है। तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या बहुत ही कम हो, यानी पहाड़ों में, जंगलों में, ठीक है, वो कल कारखानों को बनाया जाए इस तरीके से। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसहार, जिसमें आपको अपने विचार देना होता है, ठीक है। इसमें आपको किस तरीके से अपने विचार देना है, तो इसके लिए यानी हम लोग किस तरीके से मिलकर के ये जो है प्रदूषण की समस्या इसको कम करेंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज विश्व में, ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। और अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा, ठीक है। और आप सभी को इस पेपर के साथ साथ हमारे चैनल पे जितने भी वायरल पेपर हिंदी के हैं 6 से 7, यानी आपको उसको तैयार करना। हम टोटल आपको 10 सेट बताएंगे। आप लोग अगर 10 सेट पूरे को तैयार कर लेते हो तब आपका 70 में 70 आएगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक पेपर तैयार कर लिया और आपका 70 में 70 छप गया। आपको 10 सेट तैयार करना। आप लोग प्रॉमिस कीजिए, टारगेट बनाइए। आप लोग जो नहीं देखे स्टूडेंट उस पेपर को जाकर तुरंत देखिए, सभी क्वेश्चन उसी पेपर में से आएंगे, ठीक है। जितना भी हम यहाँ पे 10 सेट बता रहे हैं सभी क्वेश्चन इन्हीं 10 सेट पेपर में से आएंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का क्लास 10 के वायरल पेपर चाहिए कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइएगा। और हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल सब्जेक्ट का हम बताए हुए आप लोग चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे सभी विषय बिना पढ़े पास होने की भी ट्रिक है जो 100% आपके एग्जाम में वर्क करता है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लेना। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।